अब देखते हैं परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरण। आपका स्टाइल और स्टिग्मा होता है ना, उसको एक साथ क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक है, परागकण वर्तिकाग्र पर उपस्थित सक्रिय तरल पदार्थ को शोषित करके फूल जाते हैं और अपना अंकुरण प्रारंभ करते हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने देखा स्टाइल और स्टिग्मा कैसा था, ये ऐसा ऊपर में ट्यूब होता है, इसके ऊपर में ये ऐसा ढक्कन नुमा पड़ जाता है, तो उसमें क्या होता है, शक्कर नुमा पदार्थ, शक्कर नुमा तरल पदार्थ होता है, जिसको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, परागकण, जो कहाँ से आया था, पॉलन ट्यूब से आया था। ठीक है, वो वहाँ से निकल के कहाँ आया था, नर गैमेट जो है वो कहाँ आया था, वर्तिकाग्र पर पहुंचा, जो वहाँ पे क्या हुआ, सक्रिय मतलब क्या होता है, मीठा तरल पदार्थ था, चिपचिपा, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करना, चूसना प्रारंभ करता है और अपने अंदर भर लेता है। देखना आप किसी गत्ते को या फिर जो फोम होता है ना, उसमें अगर वो छोटा सा भी पड़ा रहता है तो वो क्या करता है, जब कोई पदार्थ आता है, लिक्विड पदार्थ आता है, उसको क्या कर लेता है, वो ऑब्जॉर्व कर लेता है और उसके बाद वो फूल जाता है। वैसे ही क्या कौन करता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागकण। ठीक है, सर्वप्रथम अंतःचोल जो होता है, अंतःचोल मतलब जो आंतरिक स्थिति, आंतरिक कोशिकाएं होती है, बाह्य चोल जो होती है वो क्या, जनन छिद्र होती है, उसमें एक नलिका के रूप में बाहर निकलती है। जो अंतःचोल होता है ना, अंतःचोल मतलब जो आंतरिक लेयर जो होता है कोशिकाओं का, वो क्या होता है, बाह्य चोल में उपस्थित जो जनन छिद्र होता है। हम लोगों ने पहले देखा कि जो जनन छिद्र होता है वो बाह्य चोल पर, बाहरी आवरण पर प्रेजेंट होता है। उसमें क्या होता है, उसमें से एक नलिका निकलती है, एक ट्यूब निकलता है, एक फिलामेंट बाहर निकलता है, इसे पराग नली कहते हैं। अधिकतर पौधों में परागकण से एक पराग नली का ही निर्माण होता है, परंतु कुछ पौधों में से अधिकतर मैक्सिमम जो पौधे होते हैं उसमें एक पराग नली होता है, लेकिन कुछ पौधे अपवाद होते हैं जिसमें दो पराग नली या एक से अधिक पराग नली उपस्थित होते हैं। जैसे मालवेसी कुकुरबिटेसी जो कुल होता है पौधों का, पादप का, उसमें पाया जाता है। जैसे पहले ही बताया गया कि क्या होता है, पराग कोश से बाहर निकलने के समय जब परागकण जो होती है वो एक वर्धी और कोशिका, एक छोटी जनन कोशिका होती है, एक बड़ी वर्धी मतलब क्या होता है, वर्धी मतलब क्या होगा, वो बॉडी से जनन करता है। ठीक है, बॉडी पार्ट से जनन करता है। लेकिन दूसरा चीज क्या बोला इसमें, एक जनन कोशिका, एक छोटी जनन कोशिका होती है, जो बड़ी कोशिका होती है वो बॉडी के थ्रू जनन करती है और ये क्या होती है, फीमेल गैमेट्स के थ्रू जनन करती है। ठीक है, तो पराग नली की वृद्धि के समय परागकण में स्थित वर्धी केंद्रक व जनन केंद्रक सहित समस्त परागकण क्या होते हैं, पराग नली में आकर, पॉलन ट्यूब में आकर प्रेजेंट हो जाते हैं। तो शीघ्र ही जनन कोशिका में दो नर युग्मक जो होते हैं ना, दो हम लोगों ने पढ़ा पॉलन ट्यूब में दो नर युग्मकों का विभाजन होता है, एक नीचे में होता है जिसको ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं। अतः परागकण कोश से स्वतंत्र होने के पूर्व क्या होता है, परागकण में 3 केंद्रक होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा इस पिक्चर में कि पॉलन ट्यूब में एक पॉलन न्यूक्लियस है और 2 जो होते हैं वो गैमेट्स होते हैं। ठीक है, कुछ समय पश्चात वर्धी केंद्रक जो होता है या फिर उसको ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं, वो क्या होता है, अपने आप नष्ट हो जाता है, स्वयं से नष्ट हो जाता है। तो उस पराग नली में क्या होता है, या फिर पराग नली से वर्तिका नली में क्या होता है, लंबाई के अनुसार बढ़ता रहता है, ऐसे खींचता रहता है और बढ़ता रहता है। उसमें 2 केंद्रक स्पष्ट दिखाई देते हैं जो क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। और क्या होता है, वो वर्तिकाग्र पर द्वारा होती हुई बीजांड के पास पहुंचती है, मतलब वो लंबा होता है और वो जो पॉलन ट्यूब होता है वो किसके अंदर, स्टिग्मा के अंदर घुस जाता है और क्या होता है, वो खिंचाते जाता है और बीजांड के पास पहुंच जाता है उसके अंदर घुस के। ठीक है, तो पराग नली का वर्तिका में से संचरण वर्तिका नली द्वारा जो स्टिग्मा होता है उसके विभिन्न संचरण ऊतक की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर निर्भर करती है। उसमें कौन कौन सी चीज प्रेजेंट है और कौन कौन सा चीज नहीं प्रेजेंट है, इसके ऊपर निर्भर करता है। इसके पश्चात निषेचन की क्रिया होती है, मतलब अब तो पॉलन ट्यूब जो है उसके माध्यम से जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो नष्ट हो गया और जो मेल गैमेट है वो क्या हो गए, अब बीजांड के अंदर, स्टिग्मा के अंदर घुस गए और स्टिग्मा के अंदर आने के पश्चात क्या होगी, जब दोनों मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स है वो एंटर करेंगे, मतलब संलग्न होंगे, तो क्या होगा, निषेचन की क्रिया होगी। ये हो गया। अब देखते हैं अंड अथवा स्त्री केशर की संरचना। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि पुष्पीय पादप में मुख्य मादा जननांग होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जायांग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक से अधिक अंडा पाए जाते हैं, मतलब अंडों की संख्या होती है वो एक से अधिक होती है। प्रत्येक अंडा 3 भाग का बना होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। वर्तिकाग्र क्या है, वर्तिका क्या है और वर्तिकाग्र क्या है, वर्तिका क्या है और अंडाशय कहाँ पे स्थित होता है देखते हैं। वर्तिकाग्र जो होता है वो अंडक का सबसे ऊपरी भाग होता है जो परागण की क्रिया में परागकणों को ग्रहण करता है। जो वर्तिकाग्र होता है मतलब ये आपका, ये हो गया बीजांड, ये हो गया वर्तिका और ये हो गया वर्तिकाग्र। ठीक है, तो अंडक को जोड़ने वाला भाग होता है, ये क्या होता है, वर्तिकाग्र। और अंडक को अथवा लंबा अथवा छोटा हो सकता है। अंडक का निचला जो फूला हुआ भाग होता है वो अंडाशय कहलाता है, मतलब ये जो भाग होता है हमारा,
इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंडाशय बोलते हैं। इसके अंदर एक अथवा अधिक बीजांड पाए जाते हैं। हम देखते हैं हम लोग अंडक अथवा स्त्री केशर की संरचना। अंडक का या फिर अंडाशय जो होता है वो कैसा होता है देखते हैं। तो क्या होता है, वो एक घुमावदार संरचना के रूप में स्थित होता है। किसमें स्थित होता है, जायांग में स्थित होता है, आंतरिक स्तर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये सबसे शुरू इसका बेस जो होता है वो एक अंडाशय जो होता है ना, पूरा अंडाशय वो क्या होता है, एक बेस से जुड़ा होता है। किससे, पुष्प से। तो उसको क्या बोलते हैं, बीजांड वृंत बोलते हैं। बीजांड वृंत क्या होता है, जो उसका बेस भाग होता है उसको बोलते हैं बीजांड वृंत। ठीक है, जो बीजांड वृंत होता है वो ऐसा घुमा हुआ होता है और उसका जो आखिरी सिरा होता है, मतलब ये दोनों साइड से निकल के जुड़ा हुआ होता है। जो उसका आखिरी सिरा होता है वो क्या होता है, अटैच नहीं होता है, वो जुड़ा हुआ नहीं होता है। वो क्या होता है, वो खुला हुआ भाग होता है। उस खुले हुए भाग को बोलते हैं बीजांड द्वार। खुले हुए भाग को ही हम लोग बोलेंगे बीजांड द्वार। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसमें उस बेस के अंदर में एक क्या बोलना चाहिए, एक फिलामेंट टाइप का, एक ट्यूब टाइप का, एक पाइप टाइप का भाग होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाभिका बोलते हैं। नाभिका, क्लियर, नाभिक के जैसा होता है, ट्यूब के जैसा होता है, पाइप के जैसा होता है, इसलिए इसका नाम हम लोग दिया है नाभिका। उसके बाद कौन सी संरचना पाई जाती है, उसके बाद जो अंडक होता है उसमें 2 आवरण होते हैं। जो बाह्य आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं, बाह्य आवरण बोलते हैं। ठीक है, ये जो बाह्य वाला जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसको बाह्य आवरण बोलते हैं। फिर उसके बाद एक और झिल्ली से घिरा होता है जिसको बोलते हैं अंतः आवरण बोलते हैं, फिर अंतः झिल्ली बोला जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो नाभिका होती है और ये पूरा क्या बोलते हैं आपका बाह्य आवरण होता है, उसके मध्य में एक छोटा सा जगह जो होता है वो गैप होता है जिसको बोलते हैं चेलेजा या फिर निभाग बोलते हैं। ये क्या खाली जगह होता है। ठीक है, फिर इस संपूर्ण संरचना में तो ये क्या हो गया, सहायक संरचना हो गया। जो इसका मुख्य संरचना होता है वो क्या होता है, आपको दिख रहा है, जो ये गोल दिख रहा है ये क्या है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं इसको भी अंतः झिल्ली बोल सकते हैं। क्लियर, इस अंतः झिल्ली अंतः आवरण के मध्य एक आपको क्या बोलते हैं, फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है। फूले हुए भाग को अगर हम लोग ऐसे डायग्राम के थ्रू समझने का कोशिश करें तो ये अंतः स्तर में देखेंगे तो ये क्या हो गया, इसमें 3 कोशिकाएं होती है ऐसा। ठीक है, ऊपर में क्या होगा, 3 कोशिकाएं स्थित होती है। क्लियर, और क्या होगा, मध्य में एक न्यूक्लियस स्थित होता है। तो ये जो 3 जो न्यूक्लियस होते हैं उन तीनों न्यूक्लियस को हम लोग अलग अलग क्या क्या बोलते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, जो इन तीनों न्यूक्लियस को बोलेंगे तो जिसमें मुख्य होता है, मेन एग होता है, मतलब जहाँ पे अंड होता है उसको बोलते हैं अंडा। देखो यहाँ पे है अंड बोलते हैं, इसको एग सेल बोलते हैं, एग न्यूक्लियस बोलेंगे। फिर जो उसके साथ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सहायक सेल या फिर सहायक कोशिकाएं बोलती हैं, जो उस अंडे को सुरक्षित रखती है, उस अंडे को सहायता प्रदान करती है सर्वाइव करने के लिए, अंकुरित होने के लिए। ठीक, उसके बाद उसके अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं एम्ब्रायो सेक। एम्ब्रायो सेक मतलब क्या होता है, एक झिल्ली होता है उसको क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं। उसके अंदर एम्ब्रायो होता है, एम्ब्रायो मतलब होता है भ्रूण। कहाँ से होगा, वो एग सेल से फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर उसके बीच में एक सेल दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं आपका सेकेंडरी सेल बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे इसको, ये तो हो गया एम्ब्रायो से, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ऊपर में भी क्या होता है, 3 सेल्स होते हैं। 3 सेल्स को भी क्या बोलते हैं, सहायक कोशिकाएं बोलते हैं या सहायक सेल्स या सहायक न्यूक्लियस बोल सकते हैं। ये क्या होता है, अंडक की एक संरचना होती है। अब अंडक कितने प्रकार का होता है, अंडक का विकास कैसा होता है वो देखते हैं। क्लियर, अंडक का विकास कैसा होगा, ये बहुत सारे सेल होते हैं एक साथ प्रेजेंट होते हैं। सेल कैसे प्रेजेंट होते हैं, एक ऑर्डर में क्रमानुगत संख्या में ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रेजेंट हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है, इन कोशिकाओं में क्या होता है, धीरे धीरे ये क्या होता है, ऐसा उभार होना शुरू हो जाता है ये। ठीक है, फिर ऐसा उभार होते क्या होता है, ये एक पूर्ण परिपक्व बीजांड के रूप में वो क्या हो जाता है, ऐसा डायग्राम। ये क्या हो गया, देखो ये जो सेल था वो ऊपर उठता गया, ऊपर उठने के पश्चात क्या हो गया, ये ऊपर ऐसा उठने के पश्चात क्या हुआ, ये संयुक्त होने के बजाय ऐसा छूट गया। ठीक है, वो क्या हो गया, बीजांड का परिपक्व संरचना हो गया। बीजांड का विकास कैसे होता है, बीजांड का विकास ये होता है कि जब बहुत सारे कनेक्टिव सेल्स होते हैं, संयोजी उत्तक होते हैं, संयोजी सेल्स होते हैं, उनमें धीरे धीरे उभार होना शुरू हो जाता है और वो क्या करता है, वो
नीचे से दबते जाता है, फोर्स पड़ते जाता है, उसके बाद वो अपने शेप में आ जाता है। बीजांड के प्रकार, बीजांड कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। ऋजुवर्ती होते हैं, प्रतीप या अधोमुखी, अनुप्रस्थ वर्त, अनुप्रस्थ, वर्काव्रत और कुंडलित। ये 6 प्रकार के क्या होते हैं बीजांड। बीजांड प्रेजेंट है हमारे पादप जगत में, और इन बीजांडों को अगर हम लोग समझने का प्रयास कैसे कर सकते हैं, हम लोग इन बीजांडों को समझने का प्रयास कर सकते हैं इनके डायग्राम के द्वारा। ठीक है, ऋजुवर्ती जो होता है वो सीधा बीजांड होता है। ठीक है, फिर प्रतीप या अधोमुखी होता है वो उल्टा बीजांड होता है। अनुप्रस्थ जो होता है वो ऐसा टेढ़ा हो जाता है। अनुप्रस्थावर्त मतलब ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, और अनुप्रस्थ मतलब हो जाएगा टेढ़ा। वक्रावर्त मतलब होता है घुमा हुआ बीजांड, और कुंडलित मतलब होता है सर्पिलाकार मतलब मुड़ा हुआ बीजांड। क्लियर। बीजांड के प्रकार हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या है, हमको बीजांड का जो संपूर्ण संरचना है वो हमारे क्वेश्चन पेपर में हमको जब क्वेश्चन पेपर दिया जाता है एग्जाम का, तो वो 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन के आंसर के लिए लिखा जा सकता है। तो उसमें हम लोग क्या बता सकते हैं, हम लोग बीजांड की संरचना के लिए हम लोग बीजांड में पहले तो हम लोग बीजांड की संरचना बनाएंगे। संरचना के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो बीजांड का जो उसमें जो संरचनाएं जो पार्ट्स मौजूद है पहले तो उसको बताएंगे, उनको डील्स करेंगे कि ये क्या कार्य करते हैं और ये कहाँ पे स्थित होते हैं। पहला चीज लेबलिंग करेंगे। दूसरा चीज, तीसरा चीज हो जाता है कि बीजांड का विकास कैसे होता है, कि संयोजी ऊतकों से कैसे बीजांड का विकास होता है। और तत्पश्चात हम लोग बताएंगे कि बीजांड के प्रकार कैसे। तो बीजांड के प्रकार कितने होते हैं, हमको पता है कि 6 प्रकार होते हैं। फिर हम लोग एक नॉर्मली डायग्राम के द्वारा छोटे छोटे बता सकते हैं कि 6 प्रकार कौन कौन सा होता है। तो नाम से स्पष्ट है, वक्रावर्त मतलब होता है घुमा हुआ, कुंडलित मतलब होता है मुड़ा हुआ सर्पिलाकार, अनुप्रस्थ मतलब होता है कि थोड़ा टेढ़ा, और अनुप्रस्थावर्त मतलब होता है कि उल्टा। ठीक है, अधोमुखी मतलब होगा उल्टा, और ऋजुवर्ती मतलब होता है हम लोग जो बीजांड की संरचना देखे हैं हम लोग सीधा सीधा उसको बोलते हैं ऋजुवर्ती संरचना। अब देखते हैं गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन जो होता है वो क्या होता है, फीमेल गैमेट्स होता है। वो कहाँ पे बनेगा, मातृ कोशिका में, मदर सेल में उसका निर्माण होता है। उसमें क्या होता है, गुरु बीजाणु बनने की क्रिया, जो अंड बनने की क्रिया होती है वो पहले होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसको क्या बोलते हैं, उसी का जनन होगा, प्रजनन होगा, इसलिए उसको बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन में मातृ कोशिका का जो निर्माण होता है वो क्या होता है, आर्किस्पोरियम्स जो सेल होते हैं आर्किस्पोरियम सेल से होता है। तो गुरु बीजाणु जनन के निर्माण के सर जो बाह्य त्वचा होता है, आउटर फेज होता है, आउटर सेल जो होता है वो क्या होगा, उसके नीचे बीजांड काय की कोई एक कोशिका जो होती है वो आकार में बड़ी हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग ये देखते हैं सेल का निर्माण ऐसा होता है। ठीक है, तो जो बाह्य त्वचा है, तो बाह्य त्वचा का जो नीचे वाला त्वचा होता है उसका सेल क्या होता है, वो अचानक से बढ़ जाता है, एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, तथा उसका कोशिका द्रव्य क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। जो पहले पतला पतला था वो क्या हो जाता है, वो गाढ़ा हो जाता है। इसे क्या होता है, प्राथमिक आर्किस्पोरियल कोशिका कहते हैं। ये क्या होता है, आर्किस्पोरियल कोशिका जब बड़ा होता है उसमें गाढ़ा हो जाता है, इसको प्राइमरी आर्किस्पोरियल कोशिका कहते हैं। तब इसमें क्या होता है, ये सेल जो होता है फिर उसमें उभार होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, फिर उभार होने के पश्चात क्या हो जाता है, उस सेल का क्या होगा देखते हैं आगे। ठीक है, उस सेल का कैसे होता है, क्रियाशील गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है। तो अगर उस सेल को देखेंगे हम लोग पर्टिकुलरली तो वो सेल ऐसा दिखाई देगा हमको, एक गोल, उसके मध्य में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है वो गाढ़ा हो गया, हमको पहले पता चला। अब इसमें क्या होता है कि इस सेल में मायोसिस विभाजन होना, अर्धसूत्री विभाजन होना प्रारंभ हो जाता है। तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस होता है वह ऐसे ही उसमें खिंचाव होना प्रारंभ होता है। उसके पश्चात क्या होता है कि उस सेल में जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, खिंचाव होना प्रारंभ होगा, उन दोनों के मध्य में दूरियां आना शुरू होती है, और क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप ये क्या होता है, 2 कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है, 2 अलग अलग कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। क्लियर। अब देखते हैं भ्रूण कोश या मादा युग्मोद्भिद का विकास। भ्रूण कोश क्या होता है, एम्ब्रायोसेक को बोलते हैं हम लोग, भ्रूण कोश या मादा युग्मोद्भिद, फीमेल गैमेट जो होता है उसमें कैसे विकास होता है। इसमें किस प्रकार का विकास होगा, इसमें 3 प्रकार का विकास होता है। मोनोस्पोरिक मतलब एक बीजाणु वाला, जहाँ पे एक बीज होता है। बाइस्पोरिक मतलब होता है 2 बीज वाला,
और टेट्रास्पोरिक होता है मतलब 3-4 वाले, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक जो होता है वो पॉलीगेनम होता है जिसमें 8 नाभिक ही होता है, पॉलीगोनियम टाइप। अब नाभिक के आधार पर क्या होता है, हम लोग इसको डिवाइड करते हैं भ्रूण कोष को, कैसे नाभिक के आधार पर क्या होगा, भ्रूण कोष को डिवाइड करते हैं। तो मोनोस्पोरिक होता है, उस एक बीज का निर्माण होता है, बाइस्पोरिक होता है, 2 बीज का निर्माण होता है, और टेट्रास्पोरिक होता है। स्पोरिक मतलब स्पोर मतलब होता है बीज, और मोनो मतलब होता है 1, बाई मतलब होता है 2, और टेट्रा मतलब होता है 3 4, टेट्रा ट्राई मतलब होता है 3, और टेट्रा मतलब होता है 4। या तो 1 बनेगा या फिर 2 बनेगा या फिर 4 बनेगा, ठीक है बीज। फिर क्या होता है, जो मोनोस्पोरिक है उसको भी हम लोग दो भागों में डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। 2 भागों में, कौन कौन से भागों में डिवाइड किए, पॉलीगोनम टाइप जिसमें कितने होते हैं नाभिक, 8 नाभिक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और आइनोथीरा जो टाइप होता है उसमें कितने नाभिक होते हैं, 4 नाभिक प्रेजेंट होते हैं। बाइस्पोरिक जो होता है वो एक ही प्रकार का होता है, एलियन टाइप का। इसमें क्या होता है, 8 नाभिक प्रेजेंट होते हैं जिसमें 8 अलग अलग न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए। उसके बाद है टेट्रास्पोरिक। टेट्रास्पोरिक को कितने भागों में बांटा गया हम लोगों ने, 7 भागों में बांटा गया है, 7 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग होता है इसको बोलते हैं पेपरोनोमिया टाइप, फिर दूसरा है पीनिया टाइप, ड्रशा टाइप, फिट्रेलेरिया टाइप, प्लम्बेगो टाइप, प्लम्बेजेला टाइप और एडोक्सा टाइप। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग इसका डिटेल अध्ययन, भ्रूण कोष को कैसे डिवाइड किया गया। तो पहला था मोनोस्पोरिक टाइप भ्रूण कोष। इस प्रकार के भ्रूण कोष के विकास में मोनोस्पोर केवल एक केंद्रक भाग लेता है, एक ही जो न्यूक्लियस होता है वो भाग लेता है। उसमें क्या होता है, वो 2 टाइप का होता है, पॉलीगोनम टाइप का और आइनोथेरा टाइप का। कितने केंद्रक हो जाता है, कितने केंद्रक में डिवाइड हो जाता है, जो पॉलीगोनम टाइप होता है वो 8 केंद्रक में डिवाइड हो जाता है, और आइनोथेरा जो टाइप होता है वो 4 केंद्रक में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। बाइस्पोरिक जो होता है इसके विकास में मेगास्पोर के 2, मेगास्पोर मतलब हो गया आपके गुरु बीजाणु के 2 केंद्रक जो होते हैं वो भाग लेते हैं, और इसलिए केवल एक प्रकार का होता है, ठीक है। कौन से प्रकार का होता है, एलियन टाइप का, एलियम टाइप का होता है जो 8 नाभिकीय वाला होता है। फिर जो तीसरा होता है एलियम टाइप, ठीक है। अब जो तीसरा है वो है टेट्रास्पोरिक का, ठीक है। ये सब है टेट्रास्पोरिक का। ये कितने प्रकार का होता है, पेपरोमिया प्रकार का। पहला प्रकार इसका पेपरोमिया प्रकार, इसलिए 16 केंद्र की हो जाता है। एक गुरु बीजाणु से 16 केंद्र का निर्माण होता है। फिर पीनिया प्रकार जो 16 केंद्र की होता है, 16 केंद्रकों का निर्माण करता है। ड्राशा टाइप ये भी 16 केंद्र की है। फ्रिटिलेरिया प्रकार ये 8 केंद्र की होता है, इसमें 8 केंद्रक पाए जाते हैं। प्लम्बेजेला प्रकार जो होता है वो 4 केंद्र की होता है, इसमें कम संख्या में प्रदर्शित करते हैं। ये प्लम्बेगो प्रकार है जो 8 केंद्र की होता है, और एडोक्सा जो प्रकार है वो 8 केंद्र की होता है, ठीक है। फिर आवृत्त बीजियों में प्रारूपिक भ्रूण कोष का विकास कैसे होता है। पहले तो हम लोग देखते हैं भ्रूण कोष, ठीक है। भ्रूण कोष की संरचना क्या होती है, भ्रूण कोष की संरचना होती है इसके जैसे, हम लोगों ने पहले ही देखा था भ्रूण कोष या फिर एम्ब्रायोसेक बोलते हैं जिसको। इसमें क्या होता है, ऊपर 3 सेल होता है, नीचे जो होता है वो 3 सेल होता है, और बीच में 1 सेल होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले 3 सेल को एक साथ क्या बोलते हैं, एंटीपोडल्स बोलते हैं। तीनों जो संरचना होता है उसको एक साथ एंटीपोडल्स बोलते हैं। इसमें जो बीच देखो, नीचे 3 कोशिका होता है, ऊपर 3 कोशिका होता है, बीच में 1 सेल होता है, हमको पहले ही पता था। तो जो उनके बीच में जो स्थान होता है, जो खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मतलब होता है खाली स्थान, और सेंट्रल मतलब होता है बीच में, बीच का खाली स्थान बोलते हैं उसको। फिर दूसरा है ये, इसको बोलते हैं, ये जो होता है बीच में सेकेंडरी सेल बोलते हैं जिसको, उसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई क्या होता है, इसमें 2 न्यूक्लिया होते हैं जो पोलर होता है, मतलब वो अट्रैक्शन, मतलब जब भी उसमें अट्रैक्शन या खिंचाव होता है तो वो अपने अपने पोल्स में, मतलब अपने अपने दिशा में भागना प्रारंभ कर देते हैं। अब इसमें 3 सेल्स पाए जाते हैं नीचे में, इसको क्या बोलते हैं, 3 सेल्स में जो ऊपर वाला सेल्स होता है, जैसे इसमें 3 सेल है, इसमें भी 3 सेल होते हैं, तो इसमें जो ऊपर वाला सेल है इसको बोलते हैं एग न्यूक्लियाई, जो इसको बोलते हैं अंड, ठीक है, अंडा, ठीक। और उसमें जो नीचे होता है उसको बोलते हैं सिंड्रीगिड्स, सहायक, जो सहायक संरचना होता है। हम लोगों ने यहाँ पे भी पढ़ा था, देखो बीजांड की जब हम लोग संरचना पढ़े थे तो इसको क्या बोलते हैं, सहायक सेल बोलते हैं या फिर सिंड्रीगिड्स बोलते हैं। क्लियर, देखा था हम लोगों ने, आप लोगों को याद आया। ये है भ्रूण कोष की संरचना।
अब देखते हैं परागण। अब हम लोगों ने पढ़ लिया गुरु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन पढ़ लिया, बीजांड की संरचना पढ़ ली, पोलर ट्यूब, पोलन ग्रेन वगैरह की संरचना पढ़ ली, सारी चीज़ों की संरचना पढ़ ली। अब देखते हैं कि उसमें जनन कैसे होता है। तो परागण के माध्यम से होता है। पुंकेसर के पराग कोष से, पुंकेसर मतलब होता है आपका एंड्रोशियम, पुमंग बोलते हैं जिसको, या फिर बोलते हैं मेल गेमेट्स, मेल क्या होना चाहिए, नर जननांग। उसके पराग कोष में मतलब होता है पोलन ग्रेन, जो पराग कोष होता है, चैम्बर होता है, उसमें पराग कोष से पराग कणों का निकलकर उसी पुष्प के या दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र, जो स्टिग्मा स्टाइल जो होता है, उसके पर जाना परागण कहलाता है। मतलब पराग कोष जो होता है किसी भी पुष्प में, उसमें से पराग कणों का निकलकर किसी दूसरे उसी पौधे के दूसरे पुष्प या फिर दूसरे अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जो पहुंचने की क्रिया होती है, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्व मतलब होता है स्वयं के द्वारा होने वाला, और पर मतलब होता है दूसरे माध्यम से होने वाला। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि परागण की क्रिया करनी है। यहाँ पे हम लोग परागण की क्रिया होगी ही निषेचन से पूर्व, निषेचन परागण की क्रिया के पश्चात ही होना है। मतलब जनन जो होगा वो परागण की क्रिया के पश्चात ही होगा, क्योंकि परागण में क्या होता है, पुमंग जो होता है, पुमंग में पराग कोष होते हैं, पराग कोष में परागकण प्रेजेंट होते हैं जो मेल गेमेट्स का कार्य करते हैं। उसके बाद जो वर्तिकाग्र होती है उसमें क्या होती है, जो आपका जायांग होता है उसमें अंड स्थित होता है। उसमें क्या होता है, उसमें जो फीमेल गेमेट्स होते हैं उसमें क्या होगा, जो पराग कोष से होता है, परागकण जो होता है वो क्या होता है, अंड तक पहुंचता है। मतलब फीमेल गेमेट मेल गेमेट जो फीमेल गेमेट तक पहुंचता है तब संलग्न होगा, उसको बोलते हैं परागण। तो क्या हो गया, स्वपरागण की क्रिया हो गई और परपरागण की क्रिया हो गई। स्वपरागण दो प्रकार का होता है, ऑटोगेमस और जीटोनोगेमस, ठीक है। और परपरागण की क्रिया जो होती है वो तीन माध्यमों में होता है, वायु परागण द्वारा, जल परागण द्वारा और जंतु परागण द्वारा। वायु परागण द्वारा होता है उड़कर, मतलब जो पराग कण होते हैं वो हवा में उड़कर क्या होते हैं, दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। जल परागण मतलब होता है ये जलीय पौधों में होगा, या फिर क्या बोलते हैं, जंतु परागण जो होता है वो जंतुओं के माध्यम से होता है, ठीक है। तो वायु परागण तो नॉर्मल सी बात है कि हवा में उड़कर होगा। जल परागण जो होता है वो जल के माध्यम से होगा। तीसरा चीज दिया हुआ है जंतु परागण। तो जंतु परागण अलग अलग जंतुओं के माध्यम से होता है। जैसे देखो पहला दिया है कीट परागण की क्रिया, ठीक है। ये क्या होता है, कीटों के माध्यम से होता है। जो कीट होते हैं छोटे छोटे, वो जाके क्या करते हैं, पुष्पों के पराग कोष के ऊपर जाके बैठते हैं। वहां से उनमें कोई चिपचिपा पदार्थ होता है या फिर कुछ जो कॉर्ड्स निकले होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पोल्स निकले होते हैं, उसमें चिपक कर क्या होते हैं, जो परागकण होते हैं वो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। फिर जो दूसरा है आर्निथोफिली, पक्षी परागण, पक्षियों के माध्यम से होता है, बहुत सारे पक्षियां होते हैं उसके माध्यम से। फिर चमगादड़ द्वारा परागण, चिरोप्टोरिफिली, चमगादड़ों के माध्यम से भी परागण की क्रिया पॉसिबल होती है। फिर है घोंघा द्वारा परागण, इसको बोलते हैं मेलकोफिली। घोंघा जो होता है उसमें क्या होता है, वो किसी भी पौधे में पुष्प चिपक जाता है और उससे क्या होता है, परागकण को चूसता है या फिर लेता है, उसमें चिपक जाता है, उसके माध्यम से दूसरे पुष्प के क्या वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं डिटेल से सारे चीज़ों को, ठीक है। स्वपरागण जो होता है, जब एक ही पुष्प के परागकण का उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के क्या होता है, वर्तिकाग्र तक पर स्थानांतरित होता है परागकण, तो उसको क्या बोलते हैं, स्वपरागण बोलते हैं। इस परागण के होने के लिए यह अनिवार्य है कि पौधों में द्विलिंगी मतलब द्विलिंगी होना चाहिए, मतलब एक ही पौधे पर दोनों लिंग या फिर दोनों जो प्रजनांग है वो क्या हो, प्रेजेंट हो, ठीक है। मतलब जो नर जननांग है वो भी प्रेजेंट हो और मादा जननांग है वो भी प्रेजेंट हो। नर जननांग का मतलब क्या होता है, पुमंग प्रेजेंट हो, और जो मादा जननांग है जायांग वो भी प्रेजेंट हो, ठीक है, एक ही पौधे में प्रेजेंट हो। इसको बोलते हैं द्विलिंगी होना, पुष्पों का या फिर पौधों का द्विलिंगी होना। तो क्या होता है, स्वपरागण की क्रिया में क्या होता है, एक ही पुष्प जो होता है, एक ही पौधे का जो पुष्प होता है उसमें का जो परागकण होता है वो क्या होता है, उसी पुष्प उसी पुष्प में क्या होता है, उसी पुष्प में जो मादा जननांग होता है उसमें या फिर उसी पौधे के दूसरे पुष्प में जाकर स्थानांतरित होता है, उसको बोलते हैं स्वपरागण की क्रिया। इस परागण के होने के लिए यह अनिवार्य है कि पौधा द्विलिंगी हो, मतलब बाई लैंग्वेज हो, ठीक है। फिर दूसरा है
स्वपरागण के प्रकार देखते हैं हम लोग। स्वपरागण के प्रकार क्या बोलते हैं? स्वपरागण ऑटोगेमी प्रकार का होता है और जिटोनोगेमी द्वारा होता है। तो ऑटोगेमी जो होता है वो किसी पुष्प के पुंकेसर का पराग कोष से परागण की उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक, मतलब जो गेहूं चना मटर धान होता है उसमें एक ही पुष्प होता है, एक जो डाल होता है उसमें एक ही पुष्प होगा, ठीक है। तो उस पुष्प में क्या होता है, उसमें वर्तिकाग्र भी प्रेजेंट होता है और क्या होता है आपका परागकोश या भी प्रेजेंट होता है। तो उसी परागकण का उसी के वर्तिकाग्र में पहुंचने की क्रिया को बोलते हैं ऑटोगेमी। ये कौन कौन से पौधे में पाया जाता है? गेहूं मटर और धान के आदि के पौधे में पाया जाता है और स्वपरागण की क्रिया होती है जिसमें से ऑटोगेमी प्रकार का जनन होगा, ठीक है। फिर जिटोनोगेमी, इसमें क्या होता है, जब किसी पुष्प के पुंकेसर का परागकोश से परागकण उसी पौधे पर लगे किसी अन्य पुष्प, मतलब क्या होगा, ये एक ही पौधे में एक पुष्प पाया जाता है। अब ये एक पौधा है उसमें क्या है, 2 पुष्प पाए जाएंगे, ठीक है। तो एक का क्या होगा, पुंकेसर होगा, एक सेकेंड, एक का क्या होगा, ये एक पुष्प हो गया, ये दूसरा पुष्प हो गया, ठीक है। तो पहला पुष्प में जो क्या होगा, मेल गैमीट होगा, मतलब ये क्या हो गया आपका परागकण प्रेजेंट होगा और दूसरे में क्या होगा, वर्तिकाग्र प्रेजेंट होगा। तो इसमें जाकर क्या होना, जुड़ना, संलयन होना क्या होता है, जिटोनोगेमी कहलाता है। आप देखते हैं स्वपरागण हेतु अनुकूलताएं क्या क्या होती है। तो पौधे में स्वपरागण हेतु निम्नलिखित अनुकूलताएं पाई जाती है। पहला द्विलिंगिता, मतलब पहला जो पौधा होगा, मतलब जो भी पौधा होगा वो द्विलिंगी होगा, मतलब उसमें क्या होगा, नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक साथ परिपक्व अवस्था में, मैच्योर अवस्था में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं समकाल पक्वता, नर तथा मादा जनन एक साथ परिपक्व होते हैं। तो पौधे के इस गुण को समकाल पक्वता कहते हैं। जो अगर दोनों जो क्या बोलना चाहिए, दोनों गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स होते हैं, जो जनन अंग होते हैं वो क्या होते हैं, एक साथ क्या होगा, परिपक्व होगा, मैच्योर होगा, उसको क्या बोलते हैं, समकाल पक्वता कहते हैं, क्लियर। इसको क्या बोलते हैं, स्वपरागण की संभावनाएं जो होती है वो बढ़ जाती है। उदाहरण आलू, सूर्यमुखी, मिराबिलिस, जलापा आदि। तीसरा क्या बोल रहा है कि पुष्पों में आकर्षण नहीं होता है, इसके जो पुष्प होते हैं उसमें आकर्षण नहीं होता, उसमें कलरफुल पुष्प नहीं पाए जाते हैं। स्वपरागण करने वाले पादप के पुष्प जो होते हैं वो छोटे होते हैं, रंगीन होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होती है, उसको जरूरत नहीं होती है कि कोई भी दूसरे माध्यम से वो आए और दूसरे पुष्प तक उसको लेके जाए, क्योंकि उनमें जो परागकण होते हैं वो स्वयं से पहुंच जाते हैं वर्तिकाग्र तक। इसलिए क्या होता है, इसके जो पौधे होते हैं वो स्वपरागण वाले पौधे जो होते हैं वो छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं और गंधहीन होते हैं। क्विस्टोगेमी, पुष्प हमेशा बंद रहते हैं जिससे दूसरे पुष्पों के परागकण इन पर नहीं आ सकते। पादपों के इस गुण को क्या बोलते हैं, क्विस्टोगेमी कहते हैं। उदाहरण कोमेलिना, ऑक्जेलियम आदि। नंबर 6 देखते हैं, पुष्पों में मकरंद उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। मकरंद किस लिए होता है, किसी भी पुष्प में मकरंद इसलिए प्रेजेंट होता है, इसलिए उपस्थित होता है क्योंकि वो आकर्षण का केंद्र बने, और आकर्षण के स्वपरागण में आकर्षण का कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि जो स्वपरागण की क्रिया होती है वो एक ही पुष्प में होती है, क्योंकि वो द्विलिंगाश्रयी पुष्प होता है, क्लियर। आगे देखते हैं स्वपरागण से लाभ। स्वपरागण की क्रिया से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। परागकणों की अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती। जो परागकण होते हैं वो एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचने के लिए क्या होते हैं, वो पास पास ही होते हैं, एक ही पुष्प में होते हैं। इसलिए क्या होता है, उसमें से जो ज़्यादा परागकण होते हैं वो इधर उधर नहीं फैलते, वो डायरेक्ट जाके वर्तिकाग्र में पहुँचते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पर परागण की क्रिया में क्या होता है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाते हैं या फिर एक पौधे के दूसरे पौधे में जाते हैं। तो इससे क्या होता है, वातावरण में जो भी वातावरण के कारण क्या होता है, या फिर जो एटमॉस्फेयर होता है उसके कारण जो परागकण होते हैं वो इधर उधर फैल जाते हैं। लेकिन क्या होता है, स्वपरागण में अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि 1-2 परागकण से ही क्या हो जाता है, स्वपरागण या निषेचन की क्रिया पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। फिर सेकंड देखते हैं, स्वपरागण की क्रिया सहज व सुलभ होती है। सहज व सुलभ क्यों होगी, क्योंकि एक ही पुष्प में क्या होना चाहिए, एक ही पुष्प में पुंकेसर हो जाए, जो परागकण होता है वो एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो उसमें ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, इसलिए ये सरल और सहज होती है, और ये अपने से होता है, स्वयं से होता है, इसलिए स्वपरागण बोलते हैं। इसलिए यह क्रिया जो होती है वो सरल होती है, ठीक है। फिर नंबर 3 देखते हैं, स्वपरागण से बने बीज जो होते हैं वो शुद्ध नस्ल वाले होते हैं। शुद्ध नस्ल वाले क्यों होंगे, क्योंकि जो इसमें दूसरे परागकण आकर वर्तिकाग्र में प्रवेश नहीं करते हैं, इसमें स्वयं के पुष्प से जो बने परागकण होते हैं वही इस वर्तिकाग्र में प्रवेश करते हैं, और निषेचन की क्रिया, भ्रूण बनने की क्रिया, बीज बनने की क्रिया इसी परागकण के माध्यम से पॉसिबल होती है, इसलिए, ठीक है।
उसके बाद नंबर 4 देखते हैं, पुष्पों का जो रंग होता है, सुगंध होता है तथा जो मकरंद का स्त्राव करने की आवश्यकता नहीं होती है। पुष्पों में जो रंग होता है या फिर स्मेल, जो गंध होता है, वो सब सुगंध जो होता है वो क्यों होता है? क्योंकि इस पर परागण में उसको अट्रैक्शन चाहिए, आकर्षण करने के लिए, पराग कणों को आकर्षित करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन स्वपरागण में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 5, जिन पुष्पों में पर परागण नहीं होता है वहाँ पर स्वपरागण द्वारा निषेचन होता है। बहुत सारे पुष्पों में क्या होता है, जो एक लिंगाश्रयी पुष्प जो होते हैं, एक लिंगाश्रयी पुष्प वाले जो पौधे होते हैं उसमें पर परागण की क्रिया क्या होती है? नहीं हो पाती है, तो उसमें क्या होता है? स्वपरागण द्वारा निषेचन होता है। स्वपरागण से कौन कौन सी हानियाँ हो सकती है? अभी तक हम लोग पढ़े लाभ क्या होता है ना, लाभ क्या होता है और क्या बोलते हैं उसकी अनुकूलताएं क्या क्या होती है। वैसे ही देखते हैं कि स्वपरागण से हानियाँ भी होती है और उस हानियों के बारे में अभी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों को लाभ के बारे में पता चला, स्वपरागण होता क्या है, उसमें कौन कौन सी अनुकूलताएँ प्रेजेंट होती है या फिर कौन कौन सी अनुकूलताएँ स्वपरागण के लिए आवश्यक होती है, ये चीज़ आप लोगों ने जाना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्वपरागण से हानियाँ क्या क्या होती है। तो स्वपरागण में क्या होता है? पुष्पों में बीज की संख्या जो होती है वो कम होते हैं, हल्के होते हैं, वो छोटे होते हैं। हम लोग स्वपरागण की क्रिया किस में देखते हैं? गेहूं में देखते हैं। तो गेहूं का जो बीज होता है वो कितना बड़ा होता है? आप लोगों ने सब गेहूं देखा होगा, धान देखा होगा, चावल का जो बीज देखा है वो कितना छोटा होता है और हल्का भी होता है, वजन उसका कम होता है और संख्या भी एक होती है। एक बाली में सिर्फ एक ही धान या एक ही गेहूँ होता है। तो स्वपरागण वाले जो पुष्प होते हैं, स्वपरागण की क्रिया को जो संपन्न करते हैं, उससे जो भ्रूण बनता है या बीज बनता है वो क्या होती है? संख्या में कम होती है, हल्की होती है, वजन नहीं होता है और क्या होता है? छोटे होते हैं। पर परागण के बाद उत्पन्न पौधे में अच्छे व स्वस्थ पौधों के गुणों का सम्मिश्रण नहीं हो पाता है। स्वपरागण से जो उत्पन्न पौधे होते हैं, या तो देखो एक ही पौधे के जो परागकण होंगे और वर्तिकाग्र होंगे, अंड होंगे, उनमें संलयन होता है, इसलिए क्या होता है? उसमें विभिन्नताएं नहीं आ पाती है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या होता है? विभिन्नताएं नहीं आ पाती है। दोनों में क्या होता है? दोनों के गुण जो होते हैं वो एक जैसे ही होंगे, क्योंकि अलग अलग पुष्प के अलग अलग गुणों का विकास अलग अलग होता है, लेकिन एक ही पुष्प में जो लक्षण होंगे वो क्या होंगे? एक ही होंगे। तो इसमें क्या होता है? स्वस्थ पौधों के गुणों का विकास जो होता है, स्वस्थ पौधों के गुणों का विकास या सम्मिश्रण नहीं हो पाता है। उसके बाद देखते थर्ड नंबर, इस परागण से उत्पन्न पौधों में केवल एक ही पौधों के गुण होते हैं, क्योंकि एक ही पौधों के परागण और अंडक के बीच में क्या होता है? संलयन की क्रिया होती है। फिर देखते हैं, इस परागण से उत्पन्न पौधों में दुर्बल व अस्वस्थ होते हैं। दुर्बल और अस्वस्थ क्यों होंगे? क्योंकि अगर पहले पेरेंटल पुष्प में जो बीमारी होगी, पेरेंटल पौधे में जो बीमारी होगी, वो परागकण और अंड के थ्रू एक ही पौधे के पुष्प में, मतलब एक ही पौधे से जो बनता है आपका भ्रूण, उसमें आएगा। तो उसमें क्या होगा? डिसीज, वो डिसीज सेम आएगा, है ना। तो क्या होगा? वो जो पौधे होते हैं स्वपरागण वाले, वो दुर्बल व अस्वस्थ होने के चांसेस क्या होते हैं? अधिक चांसेस होते हैं। ठीक है, उसका जो परसेंट होता है वो अधिक होता है। फिर क्या बोल रहे हैं? पादप विकास की संभावना घटती है। पादप में विकास की संभावना क्यों घटेगी? क्योंकि लक्षण जो होंगे सेम होंगे, फिर नेक्स्ट जनरेशन में भी सेम होंगे, उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी सेम होंगे। मतलब क्या होता है कि अलग अलग जनरेशन में अलग अलग लक्षण नहीं आ सकते हैं। क्लियर। अब देखते हैं दूसरा, पर परागण की क्रिया। पर परागण की क्रिया किसमें होती है, कौन से पौधे में होती है? देखते हैं। जब परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र में क्या होता है? दूसरे पुष्प से जो परागकण होता है वो स्थानांतरित होता है। मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग? ये एक पौधा है, इसमें क्या है? एक पुष्प है, ठीक है। फिर ये एक पौधा है, इसका पुष्प है, फिर एक पौधा है, इसका पुष्प है। तो क्या होता है? इस पौधे में क्या है? वर्तिकाग्र पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। तो इस पौधे का परागकण उड़कर इस वर्तिकाग्र में पहुंचता है या स्थानांतरित होता है, उसको क्या बोलते हैं? पर परागण की क्रिया कहते हैं या फिर पर निषेचन की क्रिया कहते हैं। निषेचित होना, फर्टिलाइज होना, पर निषेचन की क्रिया या पर परागण की क्रिया कहते हैं। समान प्रजातियों के बीच की पर परागण जीनोगेमी कहलाता है। मतलब समान जो पौधे होते हैं, समान क्या बोलना चाहिए? समान प्रजाति। मतलब अगर ये एक गुलाब का पौधा है और ये भी गुलाब का पौधा
पौधा है तो क्या होगा, इन दोनों गुलाब सेम गुलाब के पौधे हैं, अलग अलग ये पौधे हैं, उसमें क्या होगा, अलग अलग पुष्प उत्पन्न होंगे, तो उनके बीच में जो पर परागण की क्रिया होती है, पर मतलब होता है दूसरा, तो पर परागण की क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, जीनोगेमी कहते हैं। ठीक है, पर परागण की क्रिया को क्या बोलते हैं, एक ही प्रजाति में होने वाली पर परागण की क्रिया को क्या बोलते हैं, जीनोगेमी कहते हैं। क्लियर। अब देखते हैं कि पर परागण हेतु कौन कौन सी अनुकूलताएं होती है। पर परागण हेतु पौधों में बहुत सारी अनुकूलताएं पाई जाती है, क्योंकि वो अलग अलग पौधों पर स्थित पुष्पों में होता है। तो बड़े आकार के पुष्प होते हैं, क्यों बड़े आकार के पुष्प होते हैं, क्योंकि अगर छोटे आकार के पुष्प होंगे तो उनमें क्या होगा, पुंकेसरों को वो क्या होगा, मतलब अट्रैक्टिव होना चाहिए पहला चीज़। ठीक है, और बड़ा आकार का होगा तभी तो वो आके घुसेगा एक निश्चित स्थान पर, कौन, परागकण। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, परिदल पुंज एवं दल पुंजों का चमकीला रंग। परिदल पुंज मतलब कैलिस और करोला जो होता है हम लोग का बाहरी जो क्या होता है, पुष्पों की जो संरचनाएं होती है, सहायक चक्र बोलते हैं जिसको। अच्छा, पर परागण की जो क्रिया होती है वो दूसरे माध्यम से होती है, मतलब उसके भी माध्यम अलग अलग होते हैं, उसका अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। तो पर परागण के लिए जो अनुकूलताएं होनी चाहिए, जो कैलिक्स और करोला होते हैं, सहायक चक्र बोलते हैं, परिदल पुंज और दल पुंज बोलते हैं जिसको हिंदी में, उनका चमकीला रंग वो अट्रैक्टिव होगा, तब क्या होगा, तब उसमें दूसरा जो माध्यम होगा वो उसके लिए अट्रैक्शन का काम करता है, आकर्षण का काम करता है कि यहीं आओ और यहाँ पे आपका अंड स्थित है या फिर वर्तिकाग्र स्थित है, यहाँ पे अपना परागकण छोड़ दो। ठीक है, फिर थर्ड नंबर बोलता है पुष्पों में सुगंधित पदार्थों का पाया जाना। सुगंध का होता है, स्मेल जो होता है वो वातावरण में आसपास फैलता है, और आसपास फैलने के कारण क्या होता है बच्चों, कि उसमें अट्रैक्शन होगा, कि जो माध्यम होता है उसको, जैसे अगर कीटों के माध्यम से होता है परागण की क्रिया, तो जो कीट होते हैं उनको स्मेल आएगा कि हाँ यहाँ पे ये पुष्प अवेलेबल है, उपस्थित है, तो क्या करेगा, वो वहाँ पे आकर बैठेगा और वहाँ से उस दूसरे पुष्प से लाए गए परागकण को उस वर्तिकाग्र में डाल देगा। पुष्पों में मकरंद की उत्पादक ग्रंथियों का पाया जाना। ग्रंथियाँ क्या होती है, हार्मोन्स स्त्रावित करती है ना, ग्रंथियाँ क्या करती है, हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, हार्मोन्स या फिर सिक्रेशन करेगी पहला चीज़, और मकरंद जो होता है वो अट्रैक्शन के लिए कार्य करता है। पुष्पीय भागों में खाने योग्य रस का पाया जाना। क्यों, अगर देखो कीट के माध्यम से होता है, मक्खियों के माध्यम से, कॉकरोच के अनेक माध्यमों से होता है, तो क्या होगा, पुष्पों के अंदर कुछ ऐसा पदार्थ भी तो होना चाहिए जो अट्रैक्ट करे किसको, कीटों को, किया हो हमारे पास और हमको पराग दो वर्तिकाग्र में। तो क्यों, क्या होता है, जो पुष्प होते हैं में कुछ खाने का भाग होता है जिसको खाने के लिए वो कीट लालच में आते हैं और क्या करते हैं, परागकणों को अपने पास चले जाते हैं, फिर दूसरे पुष्प में डाल देते हैं। पुष्पों में परागण हेतु विशिष्ट प्रक्रिया का पाया जाना। विशिष्ट प्रक्रिया मतलब क्या होता है कि आपका जितने भी सहायक चक्र, उपचक्र और जो मूल चक्र होते हैं, सभी भागों का पाया जाना क्या होता है, सभी भाग होंगे तभी तो प्रक्रिया संपन्न होगी, इसलिए सारे भागों का उपस्थित होना मस्ट इम्पॉर्टेंट।